इसकी बधाई और भविष्य में आप लोगों को शिक्षक बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों का टॉपिक है यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ सिलेबस डिस्कशन। इसका हम विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। किसी भी परीक्षा की चाबी उसका सिलेबस होता है। की टू एन एग्जाम, किसी भी परीक्षा की चाबी उसका सिलेबस होता है। अगर हमको सिलेबस अच्छे से नहीं आता है या अच्छे से नहीं जानते हैं तो उसमें हम अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी मेहनत करने के बाद हम सिलेबस ही अगर जान जाए, हम लोग पीछे पड़े रहते हैं। बीटीसी में सेकंड सेमेस्टर में अधिकतर जो है 6 और 7 तक का 8 तक का ज़्यादा आता है, वो हम लोग पड़े रहते हैं। उसमें 50% चीज़ हम लोग वैसे ही आती है और थोड़ा सा हमें रिवीजन करना रहता है। तो जब हमें सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे। सिलेबस जानने से पहले हम देखते हैं कि पिछली वर्ष 2022 में जो हमारी परीक्षा हुई थी उसमें कुल 18 प्रश्न आए थे। 18 प्रश्न में विकल्पीय प्रश्न 5 आए थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 आए थे और लघु उत्तरीय प्रश्न 7 आए थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परीक्षा अब विकल्प पर नहीं है, हमें विकल्प पर निर्भर नहीं रहना। 5 विकल्प आ जाते हैं, वो अधिकतम सही हो जाते हैं 4। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए मेरे साथ हम लोग आपस में मेहनत करेंगे। अभी तक हमें आप सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। तो हम सिलेबस शुरुआत करते हैं। सिलेबस में सबसे पहला बिंदु है हमारा लासा मासा। लासा व मासा, ये आपका चैप्टर रहेगा और इससे छोटे छोटे से सवाल रहेंगे। 3 अंक की संख्याओं तक का लासा और मासा पूछा जाएगा, इससे बड़ा न पूछा जाएगा और न कुछ। जैसे मान लीजिए 16 व 30 64, इसका लासा पूछ लिया या मासा पूछ लिया, तो लासा हम गुणनखंड विधि से ऐसे निकालते हैं। 2 अट्ठे 16, ये 16 बार कट गया, ये 32 बार कट गया। फिर हम आवाज संख्या से किसी से काटेंगे तो अभ्यास अभी 2 का भाग जा रहा है, 2 से ही काटेंगे। 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 4 8। यानी जब तक आवाज संख्या से कटता रहेगा हमें काटना है। जब तक यहाँ 1 नहीं हो जाता तब तक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। यानी हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 64। इतने सरल से प्रश्न है जो कि कक्षा 4 के और 5 के क्वेश्चन है ये, तो इसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लासा मासा में थोड़े इबारती प्रश्न भी हो जाते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं रहेंगे लेकिन इबारती प्रश्न हो जाते हैं। तो इबारती प्रश्नों पर हम मेहनत करेंगे साथ साथ। 15 से 17 वीडियो हम देंगे, उससे सारा का सारा आपका फंसेगा। 80% की मैं गारंटी लेता हूँ। जो मेरे भाई बहन जिनका जो है एकेडमिक पृष्ठभूमि मैथ से नहीं रहता है या आर्ट्स वर्क रहता है, आर्ट्स वर्क से रहता है, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है मैथ में, तो आप बिल्कुल चिंता ना हो, चिंतित न हो। आपका भाई है ना आपकी मदद करने के लिए। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि जिनको मैथ नहीं आता है उनको 0 लेवल से मैं बताऊंगा। ये तो सिलेबस डिस्कशन है, फिर इसके बाद मैं जो है 0 लेवल से शुरू करूंगा। दूसरा पॉइंट है हमारा व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, यानी व्यंजक। अब व्यंजक का हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये तो आप लोग करे हैं, कक्षा 6 और 7 के प्रश्न है ये। जैसे ये x + 2 है, इसको हमें जोड़ना है 3x + 4 में, या माइनस लगाओ, जैसा कुछ भी लगाओ, इन्हें हमें जोड़ना है। सजाती विजाती को जोड़ लेते हैं, सजाती को जोड़ लेते हैं। जैसे ये x है और ये x है, इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये 2 है और वो 4 है तो 6 हो जाएगा। यानी इसका उत्तर से कितना छोटा सा प्रश्न है। इसको और भी सरल समझाने की हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि सजाती विजाती होता क्या है, ये भी है आपके सिलेबस में। दूसरा टॉपिक हो गया, आप साहसी रहें,
ये जंग है हमारे और तुम्हारे लिए, जंग की तरह लड़ो और जंग ही समझो इस पढ़ाई को, खूब मन लगा कर पढ़ो, डरना नहीं है, जो डर गया वो अपने घर गया। तीसरे नंबर पर सजाती तथा विजाती व्यंजनों का बोध, यानी कि सजाती तथा विजाती व्यंजकों का बोध, यानी हमें ज्ञान होना चाहिए कौन सजाती है कौन विजाती है। जैसे ये है कि x² + 3 और एक व्यंजक ये दिया है, एक व्यंजक हमारा ये दिया 2x³ - 2x² + 3x + 2। तो इसमें सजाती, ये व्यंजक तो सजाती नहीं है, लेकिन इनका जो पद सजाती वाला हो जाएगा, तो x² वाला x² के सजाती रहता है, x³ वाला अगर x³ इसमें रहता तो x³ के सजाती रहेगा, और अचर पद के सजाती रहेगा, x पद के सजाती रहेगा। यानी कि कोई ज्यादा टफ नहीं है सिलेबस, हमें सिर्फ मिलके कार्य करना है, सामंजस्य स्थापित करना है, और जितना हम वीडियो में प्रोवाइड करेंगे उसके आप नोट्स बनाते रहें, 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक संख्या, कितना सरल है, कक्षा 3 का। प्राकृतिक कौमा पूर्ण और पूर्णांक, बस क्या है कि थोड़ा दिमाग से उतर जाता है, और परमेय संख्या व परमेय संख्या। इनमें हमें क्या करना है, प्राकृतिक संख्या जो गिनती, जिनके द्वारा हम किसी चीज की गिनती करते हैं, जैसे 1 से लेकर के ये स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गिनती कोई अंत नहीं है। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं, वो प्राकृतिक संख्या होती है जिसमें जीरो भी होता है, यानी जीरो से शुरू होती है ये, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि जिसमें पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों हो, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरीके के होते हैं पूर्णांक। परमेय संख्या वो होती है, परमेय संख्या एक तरीके जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, x/y के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/2 क्या है, परमेय संख्या है। तो इनके बारे में इसमें जो है पूछा जाएगा, जोड़ भी पूछा जा सकता है, घटाना भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी जा सकती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है, ये क्वेश्चन आया भी है 2016-17 में। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है। इस तरीके के प्रश्न, ये 3 प्रश्न जो हमने किए हैं, तीनों प्रश्न आए हुए हैं, यानी सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, या सम अभाज्य संख्या, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं आपके। इस तरीके का आपका प्रश्न बनेगा। अब इस पे 5 पे हमें क्या है, 5 नंबर पे है पूर्णांक, यहां तो हमें बोध करना है, और इस वाले चैप्टर में पूर्णांक पर कुछ कार्य करना है। पूर्णांक पर हमें थोड़ा काम क्या करना है, तत्समक इनके निकालने हैं। तत्समक, तत्समक क्या होते हैं, एक योगात्मक तत्समक होता है, एक गुणात्मक तत्समक होता है। बहुत छोटा सा है, 3-4 सवाल बता दूंगा, आपका कंफर्म ये हो सकता है आ जाए। 18 प्रश्न है और चैप्टर हमारे 14 लगभग बनते हैं, तो 14 में हर प्रश्न से 1-2 क्वेश्चन आता है। छठा हमारा है सिलेबस के अंदर समीकरण तथा सर्वसमिका, समीकरण तथा सर्वसमिका, इसका अर्थ पूछा जाएगा, और हो सकता है कोई समीकरण दे दें उससे कुछ पूछ लें, जैसे ये है 3x² + 7x + 6 = 0, ये हमारा समीकरण है। इसको गुणनखंड हल भी करवा सकते हैं, x का मान भी निकलवा सकते हैं, बहुत सरल है। और ये हमारी सर्वसमिका है, a + b का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो a² + b² + 2ab, तो ये हमारी सर्वसमिका है, ये समीकरण है। इसमें हमारे दोनों पक्ष बराबर रहते हैं, इसमें जरूरी नहीं है बराबर हो ही हो। चलिए, बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
7वें नंबर पे है गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर। गुणनखंड भी ज्यादा कठिन नहीं रहता है। जैसे ये दिया है a+1/a=3, तो इसका मान पूछ लेंगे a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे बहुत सारा रहता है, ये जो दिया है इसको वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग कर देंगे पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणित पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर राइट हैंड साइड का वर्ग यानी 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा a² + 1/a² प्लस ए से ये कट गया तो 2 एकम 2 बराबर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यानी 3 का वर्ग करेंगे 9। तो a² + 1/a² = 9 में से जब ये प्लस का है तो उधर हम पक्षांतर करेंगे तो ये जाके माइनस का हो जाएगा, यानी इसको उधर भेजना है। हमें क्या करना है, हमें इसे एक मान पूछा गया तो इसलिए भी ये 7 आ जाएगा। यानी कि a+1/, इस तरीके के गुणनखंड रहेंगे, ज्यादा कठिन रहेंगे, सिलेक्टेड रहेंगे। देख लेना, जो ये भी आया हुआ है, ये भी 2020 में आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आगे देखें, सिलेबस ज्यादा नहीं है, बस हमको थोड़ा सा उस पर फोकस करने की जरूरत है। चीजें वही हैं, बदली कुछ नहीं है। और पॉइंट 8 है हमारा रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण यानी कि हम कह सकते हैं एक चर वाले समीकरण, एक चर के समीकरण, यानी इसमें एक ही चर रहेगा। जैसे ये है x + 2 = 3 को हल कीजिए। सवाल मान लीजिए आया है पुराने, अभी नहीं 2-3 साल में नहीं, पुराना आया हुआ है, तो हमें क्या करना है, अचर पद को अचर पद की तरफ कर देते हैं। तो ये चर होता है, सब परिभाषाएं लिखाई जाएंगी। x बराबर ये 3 है प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो वैसे ही माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 1, ये हमारा हल हो गया। 1 मिनट का सवाल है, 1 नंबर का आराम से मिल जाएगा। ये रेखीय समीकरण इस तरीके हो गए। उसके बाद है 9th टॉपिक, व्यंजकों का गुणनफल। व्यंजकों का गुणनफल। तो व्यंजकों के गुणनफल मान लीजिए 2 व्यंजक कोई दिए हैं, x² + 2 दिया है और एक x - 2 दिया है, इनका हमें गुणनफल निकालना है। तो कितना सरल है, वैसे इसका दोनों में कर लेंगे, फिर ये वाले पद का दोनों में कर लेंगे। चलिए हम इसका इसमें कर रहे हैं, इसका जब हम इसमें करेंगे तो x² × x यानी इसका इसमें गुणा हो गया। ठीक है, दोनों प्लस का, ये भी प्लस का। देखिए प्लस का गुणा जब हम प्लस में करते हैं तो प्लस ही रहता है, जब माइनस का गुणा हम माइनस में करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब प्लस का गुणा हम माइनस में करते हैं तो ये माइनस हो जाता है। ये 3 संक्रियाएं इसमें आती हैं और ये 3 सीख गए, थोड़ा सा ध्यान देना हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे, ये प्लस है ये तो माइनस है, तो प्लस माइनस हमने पहले बता दिया माइनस होगा, -x² × 2, इसका दोनों हो चुका। अब इसका करेंगे +2 × x, अब इसका इसमें करेंगे तो -2 × 2, इसको थोड़ा सरल कर लेना है, ये अलग अलग पद थे, इसको सरल कर लेना है, गुणा हो गया। देखिए एक घातांक में नियम होता है गुणे सो जुड़े और बटे सो घटे। गुणे सो जुड़े, जब आधार समान होता है तो उसमें एक नियम होता है गुणे सो जुड़े यानी गुणा में गाते हैं जुड़ जाते हैं, और बटे सो घटे और बटे में गाते हैं यानी भाग में गाते हैं घट जाते हैं। तो गुणे सो जुड़े, x² है और एक ये है 3 हो गई, माइनस यहाँ x का पद है नहीं तो ये 2x² इसे लिखा जाएगा 2x², इसको 2x और 2 दूनी 4, ये आपका गुणा हो गया। बहुत सिंपल है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 1-2 सवाल 4 से सवाल जब करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। थोड़े से माइंड को स्थिर करने की जरूरत है, डरना नहीं है। 10th टॉपिक हमारा है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता।
क्षेत्रफल, आयतन और धारिता। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। इन चीजों के दो चार चीजें जो निर्धारित है उनके क्षेत्रफल हो जाएंगे, धारिता तथा इकाई। इकाई माने होता है मात्रक। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब 11th टॉपिक है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना रहेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3 सूत्र होते हैं, उन तीनों पे हमें तैयारी करनी है, उनसे अलग नहीं जाता है। एक तो होता है पॉइंट दिया रहता है, इस तरीके का त्रिभुज रहता है, यहाँ भुजाएं दी गई हैं x1 y1 x2 y2, अच्छा 9 में है ये, और x3 y3। तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, सूत्र होता है उससे निकाल लेंगे। और एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इससे निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यानी ये दो होते हैं, इनसे हमें विशेष तरीके से इससे ही आता है, दोनों से। ये भी सिखाएंगे हम, अब बहुत सिंपल प्रोसेस से। 12th टॉपिक यानी 12वां टॉपिक हमारा है आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो आयत और वर्ग का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। आयत तो हम लोग जानते हैं, जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम आयत कहते हैं। वर्ग की संकल्पना हमें आती है कि जो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग होता है, यानी ये चारों भुजाएं इसकी एक ही रहेंगी। 4 दी गई तो 4 रहेंगी, आमने सामने भुजाएं बराबर रहेंगी, तो ये अगर ए है तो ये ए रहेगा, ये बी है तो ये बी रहेगा, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसका होता है भुजा स्क्वायर। इस पे ही मात्रा में चर्चा करनी है, ज्यादा बड़ा नहीं है टॉपिक, सिर्फ 2 टॉपिक है इसमें। 13वां है हमारा बारंबारता। बारंबारता बारंबारता में ज्यादा नहीं, परिभाषाएं रहेंगी और छोटे छोटे से थोड़े प्रश्न हो सकते हैं। परिभाषाएं पूछा जा सकता है, वर्ग की परिभाषा के वर्ग क्या होता है या बारंबारता क्या होती है, ये पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है वर्ग 10-20 इस तरीके के लगे होते हैं ना, और 20-30 इस तरीके की बारंबारता दी रही होती है। तो इसमें ये पूछ सकते हैं इसकी उच्च सीमा क्या है, तो इसकी उच्च सीमा 10 से 20 है तो ये 20 हो गई। इसकी निम्न सीमा पूछी जाए तो ये 10 हो जाएगी। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अब है सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता एवं समरूपता। देखिए सर्वांग सम और समरूप, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन परिभाषा आगे तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सर्वांग सम क्या होता है कि दो त्रिभुज, मतलब कोई भी दो आकृतियां एक दूसरे पर रखे जाएं तो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, सर्वांग सम। ये त्रिभुज है, ये दोनों बराबर एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ढक ले, तो ये सर्वांग सम हो जाता है। लेकिन समरूप ऐसा नहीं होता है। समरूप क्या होता है कि दो वस्तुएं या ज्यामितीय आकृतियां जिनकी आकृति तो समान है, एक जैसी लगती है, लेकिन बराबर नहीं होती है। जैसे ये त्रिभुज थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है, तो ये एक दूसरे के समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो ये हमारी 14 पॉइंट है दोस्तों, इनको हम बढ़िया से तैयार करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे साथ आप लगे रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय शिक्षा।